हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामाजिक अनुसंधान के प्रश्न पत्र में चर्चा करने जा रहे हैं निदर्शन के उद्देश्यों और निदर्शन के लाभ और सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि अभी तक आप यह समझ चुके हैं कि निदर्शन जो है वह एक बड़े समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव कर लेने की प्रक्रिया है और हम यह देखते हैं कि एक बड़े समग्र का यदि पूरी तरह से अध्ययन करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय और लागत जो है वो लगती है। लेकिन हम इसके उद्देश्यों को जब देखते हैं तो सरांता कोस जो हैं वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि निदर्शन किसी भी क्षेत्र जो है उस फैले हुए को सीमाबद्ध कर देता है। जो बड़ा क्षेत्र होता है उसको सीमाबद्ध कर देता है और हमें अध्ययन के लिए उच्चतम शुद्धता जो है वो प्रदान करता है। उच्चतम शुद्धता का मतलब है कि जैसे हम बहुत थोड़ी से में एक अच्छी एक्यूरेसी प्राप्त कर लें। मान लीजिए हमें शरीर की किसी बीमारी का पता लगाना है तो रक्त की कुछ बूंदों को शरीर से लेकर हम उस नमूने के आधार पर जो है वो निष्कर्ष निकालते हैं। यह हमें निदर्शन हमें वैध और तुलनात्मक परिणाम प्रदान करता है, कम खर्चीला होता है और सुगमता से हम इसको उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटे जो है वह जन की ज़रूरत या छोटे लक्ष्य की आवश्यकता होती है और इसकी गुणवत्ता जो है वह बनी रहती है, क्योंकि इकाइयों में से कुछ चुनी हुई इकाइयाँ उस समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि इसके द्वारा हम पूरी समष्टि के बारे में अनुमान लगाते हैं, जिसका अवलोकन और मापन करने में हमें कठिनाई होती हो तो हम उसमें निदर्शन के द्वारा इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि इस निदर्शन के सिद्धांतों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो इकाइयों की हम बात करते हैं। इकाइयाँ यानी कि वह जिन्हें हम प्रतिदर्श कहते हैं और समग्र इकाइयों में से चुनी जाने वाली उन इकाइयों को जो हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी होने वाली हैं। इसके विभिन्न जो है वो प्रकार हमारे सामने आएंगे, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हम ये तो देखते हैं कि हमें अगर मान लीजिए एक बोरी गेहूँ खरीदनी है तो हम उसके थोड़े से भाग को देखकर पता लगा लेते हैं कि वह अनाज कैसा है। लेकिन कई बार आप देखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि यह समग्र के विषय में हमेशा सही चित्र प्रस्तुत करेगा। जैसे कि हम 100 छात्रों की क्लास है, उसमें से 5 का चयन करते हैं और वह 5 को हम जो है रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। बाद में हम देखते हैं कि ये पांचों ही छात्र जो हैं वो थर्ड डिविजनर थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्लास के बाकी 95% छात्र जो हैं वो तृतीय श्रेणी के ही होंगे। तो इस प्रकार कभी कभी जो है वह यह निदर्शन चयन में सावधानी रखनी आवश्यक हो जाती है। और इसके साथ ही यदि हम सही तरीके से इसका चुनाव कर लेते हैं तो अध्ययन की योजना का जो प्रबंधन है वह भी हम ठीक प्रकार से कर पाते हैं। हम यह तो समझ चुके हैं कि जो निदर्शन है वह कम संख्या की इकाइयों का चयन करने के बाद हम अध्ययन को कर सकते हैं, जो कि धन और समय की बचत करवाता है और हमारी जो आधार सामग्री है उसमें परिशुद्धता में जो है वो वृद्धि करता है। जब हमारे पास कुछ ही इकाइयाँ चुनी हुई होती हैं तो उत्तरदाता हमें जो उत्तर हैं वो सरलता से प्रदान कर देते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स की बात करते हैं जो कि निदर्शन में प्रयोग में लिए जाते हैं। यह कीवर्ड्स जो हैं, जैसे पहले हम समग्रता की बात करते हैं कि यह समग्र रूप से चयन की गई चीज़ें हैं, तो समग्र या यूनिवर्स जो है वो हम किसको कहते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं उन समस्त इकाइयों की जो कि अध्ययन के लिए हमने क्षेत्र चुना है। उस समस्त इकाइयों का जो कुल जोड़ है वह हमारा समग्र कहलाता है। मान लीजिए एक गांव है, उसकी कुल जनसंख्या 2200 है, तो यह 2200 हमारी जो है यह यूनिवर्स है। अब हमें इसमें से चुनने चाहे 200 लोग हों, ये चुने हुए लोग जो हैं वो हमारा सैंपल या प्रतिदर्श कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम यह
बात हमें समझनी होगी कि हमारा जो सैम्पलिंग है वह हम किस प्रकार से लेते हैं। तो दूसरा शब्द आता है फिर सैंपल या प्रतिदर्श या निदर्शन का। इसका अर्थ यह है कि यह कुल समग्र का कुछ भाग या प्रतिशत होता है, कुछ भाग या प्रतिशत है। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि गांव की कुल जनसंख्या चाहे 2200 थी, हमारा चुनाव जो है अगर 200 लोगों तक सीमित था तो यह हमारा सैंपल या निदर्शन कहलाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रतिदर्श के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके घटक जो हैं वह कौन कौन से हैं। तो समग्र जन की जो प्रत्येक इकाई है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह इकाई व्यक्ति हो, परिवार हो, कोई समूह हो या संगठन हो। तो हमें इसके बारे में पूरी जो है वो इकाई के बारे में हमें पता होना चाहिए। इस में से हम अपने सैंपल का चुनाव करते हैं। तो यदि हम इन इकाइयों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो हमारा जो सैंपल है वो गुणवत्तापूर्ण और अच्छा और श्रेष्ठ होगा। जैसे हमें 18 से 50 वर्ष की आयु समूह की महिलाओं का यदि कहीं अध्ययन के लिए चयन करना है तो उसमें हमें यह इकाई तो स्पष्ट है कि महिला होगी, और अब उनमें जो उनकी शैक्षणिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति जो है उसका ध्यान रखते हुए हम जो है अपने सैंपल का चुनाव किस तरह करना चाहते हैं यह हमें पहले से ज्ञात रखना होगा। अब ये जो सैंपल की हमारी यूनिट है, सैंपलिंग यूनिट, एक प्रतिदर्श की इकाई जो है वो किसे कहते हैं। यह जो निदर्शन में आधार सामग्री के विश्लेषण या चुनाव के लिए यदि हम किसी भी एकाकी सदस्य या घटक का चुनाव करते हैं तो वह हमारी सैंपलिंग यूनिट जो है वो कहलाती है। मान लीजिए यदि रेल विभाग यात्रियों का कोई सैंपल लेना चाहता है तो हम यह देखते हैं कि एक वीक के अंदर जितने लोगों ने एक किसी विशेष ट्रेन के लिए अपना रिजर्वेशन करवाया है उसमें से टोटल नंबर मान लीजिए 100 है, तो 100 में से हम 10वां व्यक्ति अगर लेते हैं तो हमें यह मिल जाएगा कि यह हमारी जो है वो सैम्पलिंग के यूनिट हैं और वो किस प्रकार से किस तरह की ट्रेन का चयन करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि गांवों की महिलाओं में अधिकार चेतना के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर प्रतिदर्शन की जो इकाइयाँ लेंगे वो मतदाता सूची में से उन महिलाओं का चुनाव करेंगे, क्योंकि अधिकार चेतना जो है वो हमने महिलाओं के अंदर देखनी है। अब यह भी ज़रूरी नहीं है कि निदर्शन की जो ये इकाई है यह एकल व्यक्ति ही हो, यह कोई शहर या कोई गांव या कोई अन्य समुदाय पूरा भी हो सकता है। यह हमारे अध्ययन के ऊपर निर्भर करता है। अब अगला जो इसमें बिंदु आता है वो सैंपलिंग का ढांचा या उसका फ्रेमवर्क आता है कि जिसमें जो सभी इकाइयाँ या घटक हैं इनकी एक पूरी सूची हमारे पास रहती है और इस सूची में से हम निदर्शन का चयन कर लेते हैं। जैसे कि मतदाता सूची, हॉस्पिटल्स की सूची और कॉलेज की सूची। तो इसमें से हमें जो है वो चयन करने में सावधानी तो रखनी चाहिए, क्योंकि हम जब प्रतिदर्श चुनेंगे उसके लिए हम अपने उस पर जाएंगे कि किस प्रकार का हमें प्रतिदर्श या निदर्शन चुनना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले यह सूचियाँ हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर गाँवों में हम महिलाओं के अधिकार चेतना, राजनीतिक अधिकारों की बात या चेतना की बात करते हैं और गांव की जनसंख्या अगर 2000 है तो हमें उनकी यह पूरी सूची जो है वो मतदाता सूची से लेनी होगी और फिर वहां से हमें उनका चयन करना होगा। इसके बाद जो आता है वह है हमारा टारगेट, जो है वो कौन सा एरिया या कौन से जो हैं वो लोग इसमें होंगे वह हमें देखना होगा। तो यहाँ पर हम यह देख लेते हैं कि जब हम इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं कि महिलाओं में राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर
उन महिलाओं को ले लेते हैं जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष की है, और इसमें से यदि हमारा 100 का सैंपल हमें चूज़ करना है तो हम इसे चूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिदर्श के इन सारे के सारे जो हमारे सामने स्थितियां आती हैं उनमें से चयन कर लेते हैं। प्रतिदर्श का हम अनुमान भी लगा सकते हैं इस समग्र में से कि कुल समग्र में से हमें इसका क्या मूल्य लेना है, कितनी परसेंटेज हमें रखनी है, 10% के हिसाब से या 20% के हिसाब से, यह भी हम देख सकते हैं। और समग्र जन की बहुत सारी विशेषताएं ऐसी होती हैं जिनको हम पैरामीटर्स के द्वारा जो है वह तय करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने सैम्पलिंग के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन अनुसंधान के विषय के अनुसार करते चले जाते हैं, और यह समझने के लिए हमें जो निदर्शन है उसकी महत्वपूर्ण शब्दावली को समझना आवश्यक है। तभी हम इस कार्य को, यानी कि निदर्शन के कार्य को, सैम्पलिंग के कार्य को अच्छी तरह कर पाएंगे, जो अनुसंधान के लिए वास्तव में उपयोगी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सैम्पलिंग के प्रकारों के बारे में। धन्यवाद।